हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नविता क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, जिसने 1206 से 1290 तक शासन किया था। गुलाम वंश को इलबारी वंश और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलाम वंश के जितने भी शासक थे, सुल्तान थे, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल था 1206 से 1210। 4 साल तक ही इन्होंने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और इन्होंने हमेशा गुलाम के तौर पर ही शासन किया। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने इन्हें दास्ता से मुक्ति पत्र दिया था और तब ये जाकर सुल्तान बने थे और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दरबार में कुछ दरबारी भी रखे थे। उनमें से जो खास दरबारी थे वो थे हसन निजामी और फर्क मदाबिर। इनको कई उपाधियां भी दी गई। इनको चंद्रमा का देवता भी कहा गया था, लाख बख्श और पील बख्श भी कहा गया। मिनहाज उस सिराज ने इनको हातिम ताई भी कहा गया था और कुरानों का ज्ञान होने की वजह से इन्हें कुरान खान की उपाधि भी दी गई थी। कुवत उल इस्लाम के नाम से दिल्ली में इन्होंने पहली मस्जिद बनवाई थी और बख्तियार काकी के नाम से दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। कुतुब मीनार की इन्होंने नींव तो रख दी, परंतु ये कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाए थे क्योंकि इनकी पहले ही मृत्यु हो गई थी। 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इनके उत्तराधिकारी के तौर पर आए आराम शाह। आराम शाह का शासन का कार्यकाल बहुत कम है क्योंकि ये इतने अच्छे शासक नहीं थे, ये कमज़ोर शासक थे। इल्तुतमिश जो उस समय बदायूं का इक़्तिदार था, उन्होंने इसको हरा दिया और आराम शाह की गद्दी खुद ले ली। ठीक है, सेकंड आराम शाह थे, थर्ड पर आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश बदायूं के इक़्तिदार थे। इन्होंने आराम शाह को हरा दिया और दिल्ली पर अपना हक जमा लिया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। इक्ता प्रणाली में तनख्वाह नहीं दी जाती थी, तनख्वाह के तौर पर ज़मीन ही दी जाती थी, इक्तादार बना दिया जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, परंतु इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बदल दी। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली। इल्तुतमिश की एक खास बात है कि उन्होंने दल चालीसा का गठन किया था। यह एक प्रशासनिक वर्ग था, दल चालीसा। इसमें 40 अमीर आदमियों का गठन था ये। और जो ये दल था, ये क्या काम करता था, ये सुल्तान और जो जनता है उनके बीच में एक कड़ी का काम करता था। और ये 40 ही अमीर आदमी होते थे, ये शासन के प्रशासनिक वर्गों में सहायता करते थे। इल्तुतमिश ने ग्वालियर की विजय के बाद अपनी बेटी रजिया सुल्तान के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे, जिनको टक्का कहा गया है। उसके बाद इन्होंने तांबे का सिक्का भी चलाया, जिसको जीतल कहा गया, और उसकी रेशो क्या थी, 1:48। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया था क्योंकि इनको रजिया सुल्तान पर काफ़ी भरोसा था कि रजिया अच्छे से हमारा शासन संभाल सकती है। परंतु लोगों ने इसका बहिष्कार किया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया गया। उसकी माता शाह तुर्कान थी, जो बहुत ही चालाक औरत थी और इन्होंने मिलकर थोड़े से दिन शासन किया था। रजिया सुल्तान इनके जुल्मों से परेशान हो चुकी थी। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता से गुहार मांगी और वो लाल वस्त्र पहनकर एक दिन दरबार में चली गई। लाल वस्त्र पहनना वहाँ उस समय स्त्रियों के लिए शोभनीय नहीं था क्योंकि ये सुल्तान ने इसकी परमिशन नहीं दे रखी थी और रजिया सुल्तान ने परमिशन को तोड़कर दिल्ली की जनता से गुहार लगाई थी। दिल्ली की जनता ने फिर फिरोज शाह और माता शाह तुर्कान को बंदी बना लिया था और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा दिया गया था। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। इन्होंने काफ़ी जितना भी शासन किया, 4 साल का शासन था, इन्होंने काफ़ी अच्छा शासन किया, परंतु जो चालीसा दल था उनको इनका शासन बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इनके शासन में षड्यंत्र रचने लगे थे। इख्तियारुद्दीन
एतरिन षड्यंत्रकारियों का नेता था, सबसे बड़ा नेता यही था। और बलबन भी उस समय, इसमें बलबन जो आगे आने वाला है, गुलाम वंश का ही शासक था ये भी, और इस षड्यंत्र में वो भी शामिल थे। रजिया सुल्तान के दरबार में जमालुद्दीन याकूत, अमीर याकूर अश्वशाला के प्रधान थे। ये भी इनके शासनकाल में एक मुख्य हेल्पर थे, मतलब इनके। अल्तुनिया अल्तुनिया तबर हिंद का सूबेदार था। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान के बीच में काफ़ी युद्ध हुए और लास्ट में रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। परंतु जो चालीसा दल था उनको ये पसंद नहीं आई बात, और इन्होंने रजिया सुल्तान की और अल्तुनिया की कैथल में हत्या करवा दी थी। रजिया सुल्तान का वहाँ पर कैथल में मकबरा भी है। रजिया सुल्तान के बाद आए बहराम शाह। बहराम शाह का काल 1240 से 1242 तक रहा। बहराम शाह के काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसने मंगोलों को पराजित किया था। बहराम शाह के बाद आए अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का कार्यकाल 1242 से 1246 तक था। और उसके बाद आए नासुरुद्दीन महमूद शाह, जिनका कार्यकाल 1246 से 1266 तक था। ये इल्तुतमिश के पुत्र थे। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया और इनका शासनकाल था जो वो लोगों के लिए बहुत ही शांतिप्रिय था। नासुरुद्दीन महमूद का पुत्र थे ये, और इनकी प्रवृत्ति संत प्रवृत्ति के थे, लेखक थे ये। इन्होंने कुरानों को भी काफ़ी अध्ययन किया और कुरानों की प्रतियां भी बेचकर इन्होंने अपना गुजारा किया था। इन्होंने 1246 में बलबन को अपना वजीर बनाया। बलबन था जो वो बहुत ही कुशल और चतुर था। 1266 में उसने सत्ता प्राप्त कर ली और 1266 से 1286 तक शासन किया। बलबन के राज्य के कुछ शासनकाल की विशेषताएं कुछ ऐसे हैं। इन्होंने राजतव सिद्धांत की विवेचना की थी। इन्होंने सुल्तान को बहुत ही बड़ा पद दिया था। इन्होंने अपने आप को ये कहा था कि सुल्तान है जो वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। अगर भगवान के बाद कोई है तो वो सिर्फ सुल्तान है। नियावत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह ईश्वर की छाया भी बताया है। इन्होंने अपने शासनकाल में ईरानी परंपराएं चलाई। सिजदा और पायबोस। सिजदा में क्या था कि लोग बैठकर सिर झुकाते थे, घुटनों के बल पर बैठकर। ऐसी ऐसी परंपराएं इन्होंने चलाई थी कि सुल्तान को अपना भगवान समझो, सुल्तान के आगे घुटने टेक कर अपना सिर झुकाओ, सुल्तान के पैरों को चूमो। और इन्होंने दल चालीसा का अंत कर दिया, क्योंकि ये दल चालीसा के पहले सदस्य रह चुके थे। इनको पता था कि दल चालीसा में इतनी पावर है कि वो सुल्तान को हटा सकते हैं। तो सबसे पहला काम इनका क्या था कि दल चालीसा को ख़त्म कर दो, सिर्फ सुल्तान अकेला शासन करेगा। ये कभी भी अपने निजी अगर दरबार में आते थे तो कभी भी इन्हें नॉर्मल कपड़ों में नहीं देखा गया। ये हमेशा राजा के अपने जो वो फॉर्मल ड्रेसेस होती है उसी में दरबार में आते थे। और इन्होंने ईरानी त्यौहार नौरोज को भी मनाना शुरू किया था। ये ईरानी परंपरा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने अपने पोत्रों के नाम भी कैकुबाद, कैमूर्स उन्हीं के देखते हुए रखे थे। अमीर खुसरो, इनके दरबार में अमीर खुसरो था जो फारसी का प्रमुख विद्वान था। और अमीर खुसरो ने इनके बाद 7 दरबारों में काम किया। इन्होंने रक्त व लोह की नीति भी अपनाई थी। इन्होंने अपने दरबार में मदिरा, धूम्रपान सब कुछ बंद कर दिया था। इन्होंने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि भी कहा। बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खां को जहर देकर मरवा दिया था। बलबन सिर्फ अकेला शासन करना चाहता था। वो अपने जिसको भी देखता था ना कि ये उभर रहा है, उसको ही वो मरवा डालता था। 1285 में उनके पुत्र मोहम्मद मंगोलों से लड़ते हुए मारे गए। उसके बाद बलबन का मनोबल टूट गया और बलबन कमज़ोर होते चले गए। बलबन मुख्य शासक थे। बलबन के बाद आए कैकुबाद 1286 से 1290 और उसके बाद आए कैमूर्स 1290 में। और 1290 में गुलाम वंश का अंत हो गया। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।